हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर अनीता एंड द हनी बीज। हनी बीज का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी। यानी इसमें अनीता के बारे में बताया गया है और मधुमक्खियों के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर के बीच अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं अपनी इंस्टा आईडी यहाँ बता दूंगी, बाकी मैं वैसे भी बोल देती हूँ, नवदीप स्कूल क्लासेस से ही मेरी इंस्टा आईडी है। आप वहाँ सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, माई नेम इज़ अनीता कुशवाहा। आई लिव इन बोचाहा विलेज। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है और मैं बोचाहा गाँव में रहती हूँ। दिस इज मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ये कहाँ पड़ता है? ये बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है इनका गांव। आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स। मैं अपने माता पिता के साथ रहती हूँ और मेरे 2 छोटे भाई भी हैं। आई स्टडी इन कॉलेज। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन। आई ऑल्सो कीप हनी बीज। तो वो पढ़ाई के साथ साथ क्या करती है? वो छोटे बच्चों को भी पढ़ाती है और मधुमक्खियाँ भी पालती है। ठीक है। All this has not been easy for me. ये सब कुछ करना मेरे लिए आसान नहीं था। When I was young, I used to spend all my time with my goats as they grazed for food. जब मैं छोटी थी तब मैं अपना सारा टाइम कहाँ बिताती थी? बकरियों को घास चराने में बिताती थी। मेरा ज़्यादातर समय उसी में बीतता था। I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. मैं हमेशा से ही स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन जो मेरे पेरेंट्स थे, मेरे माता पिता, उनको ये आइडिया कभी भी पसंद नहीं था कि लड़कियां स्कूल जाएं पढ़ने के लिए। ठीक है। पहले क्या होता था कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे। जो भी पेरेंट्स थे ना, अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजते थे। वो थोड़ी सी बड़ी होती थी और उनकी शादी करा दिया करते थे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। होगा भी तो बहुत ही रेयर मिलेगा। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो स्कूल नहीं भेजते, वरना आजकल लड़का हो या लड़की सारे ही लोग स्कूल जाते हैं और दोनों ही इक्वल माने जाते हैं। जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है। तो बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है दोनों के लिए ही। ठीक है। तो लड़का हो या लड़की दोनों ही इक्वल माने जाएंगे। पहले ऐसा होता था कि लोगों को, मतलब अगर कोई पढ़ना भी चाहती थी लड़की तो उसको भेजा नहीं जाता था। थोड़ी सी बड़ी होती थी 12-13 साल की और उनकी शादी कर देते थे वो। तो इसलिए अनीता को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा पढ़ाई के लिए, क्योंकि उस टाइम इतना नहीं भेजते थे लड़कियों को, तो उनके पेरेंट्स भी मना करते थे। ठीक है। अब आगे देखते हैं। वन डे आई पीप्ड इनटू द स्कूल इन अवर विलेज। तो अनीता कहती है कि एक दिन मैं अपने गांव के स्कूल में मैंने झांका। आई कुड नॉट स्टे अवे। और मैं अपने आप को दूर नहीं रख पाई। देखो, पीप्ड मीन्स क्या होता है? झांकना। ठीक है। आई साइलेंटली वेंट एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन। और मैं चुपचाप से गई और एक बच्चे के पीछे बैठ गई। आई फेल्ट सो हैप्पी। मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा। आई वेंट होम एंड पिक्ड अप करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल। और उसके बाद मैं घर गई और मैंने हिम्मत जुटा के अपने पेरेंट्स से बात की, अपने माता पिता से बात की स्कूल जाने के लिए। बट दे टोल्ड मी क्लियरली डेट आई कुड नॉट डू सो। दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझसे साफ साफ कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। तो उस दिन मैं बहुत रोई और बहुत रोई। वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी। विलेज का मतलब गांव में एक टीचर, एक जो वहाँ पढ़ाते होंगे स्कूल में, वो टीचर, उन्होंने मेरे माता पिता को एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। द टीचर टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8th। तो टीचर ने उनको बताया, मतलब टीचर ने मेरे माता पिता को बताया कि उनको क्लास 8 तक, यानी कक्षा 8 तक उन्हें कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। द टीचर सेड दैट इट वॉज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। फिर टीचर ने बताया कि हर एक बच्चे का ये अधिकार होता है स्कूल जाना, पढ़ना। ठीक है। समहाउ माई पेरेंट्स अग्रीड। किसी तरह से मेरे माता पिता मान गए। आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स बट आई ऑलवेज आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस। मुझे ज़्यादा मार्क्स तो नहीं आते थे, लेकिन मैं हमेशा से ही क्वेश्चन पूछती थी।
देखिए बच्चों, आपको भी अगर क्लास में कोई चीज़ समझ नहीं आती या आपको इन वीडियोस में भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऐसे ही आप क्लास में भी अगर कुछ भी समझ नहीं आता ना तो आप टीचर से क्वेश्चन पूछा कीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए, है ना। उसके बाद देखिए आपसे कुछ पूछा गया है, नीचे कुछ खर्चे के बारे में पूछा गया है। फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। अब आपको ये देखना है, या फिर अगर आप स्कूल जाते होंगे तो आपको पता ही होगा, तो आपको अपने अकॉर्डिंग ये लिखना है कि एक साल में आपका कितना खर्चा हो जाता है स्कूल रिलेटेड चीज़ों से। ठीक है, जैसे पहला है दिया है इसमें ट्रेवल टू स्कूल एंड बैक। जब आप स्कूल जाते हो, देखो बस से जाते होगे तो अलग खर्चा होता होगा, पैदल जाते होगे तो कोई खर्चा नहीं होता होगा। तो देखो पैदल जाओगे तो 0 लिख दोगे, कोई खर्चा नहीं होगा, या आपके पेरेंट्स आपको छोड़ने जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ आंसर लिख देना। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 700, मान लीजिए मैं बस से जाती हूँ तो मैंने यहाँ लिख दिया 700। ठीक है, उसके बाद नोटबुक्स में आपको कितना खर्चा हो जाता है, तो हो सकता है 1500 से 2000 तक। ठीक है, तो वो लिख सकते हैं। पेन पेंसिल या स्टेशनरी जितना भी सामान होता है उसमें कितना खर्चा होता है, तो मान लो 500 लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म्स में लिख दिया 500, इसमें भी स्कूल बैग आपका 500 लिख दिया। ठीक है, लंच बॉक्स भी 500 लिख दिया। शूज़ आपके कितने आए, 6 या 700 या फिर 500 भी हो सकते हैं। अदर थिंग्स में लिख दिए, मान लो 200 या 300 अदर थिंग्स में लग जाता होगा। फिर जितना भी आएगा इसका टोटल कर देंगे आप। ठीक है, ये मैं सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ कि आपको कितना खर्चा लग जाता है, आप उसके अपने अकॉर्डिंग लिख देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखते हैं, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर। इस साल आपने अपनी किताबों पे कितना खर्चा किया है ये आपको बताना है। हो सकता है आपने 1500 किया हो सकता है 2000 किया हो, जितना भी किया हो ना आप यहाँ लिख देना। ओके, उसके बाद है व्हाट काइंड ऑफ यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वियर, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस है ना, इसमें तो आपको मेक 2 ग्रुप्स इन द क्लास, डिवाइड द टॉपिक, वी शुड हैव यूनिफॉर्म्स इन स्कूल। तो ये तो आपको क्या क्लास में 2 ग्रुप बना लेने हैं और डिबेट करना है। ठीक है, इस चीज़ पे बहस करनी है कि हमें स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों होना चाहिए या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस चीज़ पे आपको बहस करनी है दोनों ग्रुप के बीच। ठीक है, ओके, तो इसमें आपको किस टाइप की आपको यूनिफॉर्म चाहिए वो आप बता सकते हैं कि मुझे इस टाइप की यूनिफॉर्म चाहिए। चलो मैं आपको एक रिटर्न वे में भी बता देती हूँ। तो देखिए इसका मैंने आंसर लिखा है कि आपको किस टाइप की यूनिफॉर्म चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, आई वुड लाइक टू वेयर वाइट टी शर्ट, ग्रे स्कर्ट, वाइट सॉक्स, ब्लैक शूज़। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया। ठीक है, तो अगर आप बॉय हो या गर्ल हो उसके अकॉर्डिंग आप लिखना है। जैसे मैंने ग्रे स्कर्ट लिखा है तो बॉय तो स्कर्ट पहनेगा नहीं, तो यहाँ आप पैंट्स लिख सकते हैं, या आपको जिस टाइप की जिस कलर की आपको ड्रेस चाहिए, जिस तरीके से चाहिए वो आप लिख सकते हैं। इसमें टाई बेल्ट सारा कुछ लिखिए, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये आंसर बताया है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। ओके, उसके बाद है हमारा स्टेइंग इन स्कूल। ठीक है, ये वाला टॉपिक है। टाइम पास्ड एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5th। समय गुजरता गया और मैंने अपनी क्लास 5th पूरी कंप्लीट कर ली। मतलब जो अनीता है उसने क्लास 5th पूरी कंप्लीट करके पास हो गई वो। आई न्यू डेट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6। मुझे पता था कि क्लास 6 में मेरे और भी खर्चे होंगे। देखो बुक्स वगैरह, नोटबुक्स वगैरह के खर्चे हो जाते हैं। माई पेरेंट्स सेड डेट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे माता पिता ने साफ साफ कह दिया था कि अब समय आ चुका है कि तुम स्कूल छोड़ दो। बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर, लेकिन मुझे और भी पढ़ना था। आई फाउंड अ वे टू डू दिस। मैंने एक रास्ता निकाल लिया था। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन। मैं छोटे बच्चों को पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया था। फ्रॉम द मनी डेट आई गॉट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडीज। बच्चों को पढ़ा के जो भी पैसा मुझे मिलता था वो मैं अपनी आगे की पढ़ाई में लगा देती थी। तो ऐसे उसने अपनी आगे की पढ़ाई की। तो देखिए बच्चों, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। उसके पेरेंट्स ने बोल दिया था कि हम और खर्चा नहीं कर सकते या फिर हम तुम्हें बिल्कुल भी पढ़ा नहीं सकते, लेकिन उसने कहीं ना कहीं से रास्ता निकाला और अपनी खुद की पढ़ाई उसने अपने खुद के दम पर की। सोचिए, तो रास्ता कहीं ना कहीं से निकल ही आता है। उसके बाद ये अपनी एक स्वीट मेमोरी शेयर करती है। आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज इन माई विलेज ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन। मुझे याद है कि मेरे गांव में कुछ बड़े लड़के थे, जो बड़े लड़के थे वो भी छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे। दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग। तो उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई जब मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया।
ऑब्वियस सी बात है, उसको उन लोगों को इसीलिए पसंद नहीं आई होगी क्योंकि ये पढ़ाने लगेगी तो बच्चे इनके पास चले जाएंगे, है ना, इसलिए उनको नहीं अच्छा लगा होगा। दे स्टार्टेड टू स्कोल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन, तो उन्होंने बच्चों को डराना और चिल्लाना उनके ऊपर शुरू कर दिया, सो डैट दे वुड नॉट कम टू मी, जिससे कि वो बच्चे मेरे पास ना आए। फॉर सम टाइम ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट टू स्टॉप कमिंग टू मी, कुछ समय के लिए बहुत सारे बच्चे मेरे पास आना बंद कर दिया सिवाय 2 को छोड़ के, मतलब सिर्फ 2 आते थे और सभी ने कुछ समय के लिए बंद कर दिया। बट सून दे ऑल केम बैक बिकॉज आई यूज टू टीच देम विथ लव एंड केयर, लेकिन जल्द ही सारे बच्चे वापस से मेरे पास आने लगे क्योंकि मैं उन्हें बहुत ही प्यार से पढ़ाती थी और उनका ख्याल रखती थी। ठीक है, ओके। उसके बाद आपसे डू यू नो समवन हु वांटेड टू स्टडी बट कुड नॉट डू सो, टॉक अबाउट देम इन द क्लास। अब आपसे नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं तो वो जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आपसे इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, डू यू नो समवन हु वांटेड टू स्टडी बट कुड नॉट डू सो, क्या आप ऐसे किसी भी इंसान को या किसी भी बच्चे को ऐसे जानते हो जो पढ़ना चाहता है लेकिन वो पढ़ नहीं सका? अगर जानते हो तो लिखिए, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक आंसर बताया, यस आई नो अ बॉय हु लिव्स इन माई नेबरहुड, हिज नेम इज सनी। जैसे मैंने बताया कि हाँ मैं ऐसे इंसान को जानती हूँ, ऐसे बच्चे को जानती हूँ, एक लड़का है जो कि मेरे पड़ोस में रहता है और उसका नाम क्या है, सनी। ही वॉन्टेड टू स्टडी, वो पढ़ना चाहता है, बट बिकॉज ऑफ फैमिली सर्कमस्टेंसेज ही हैज टू वर्क टू फीड हिज फैमिली। वो पढ़ना तो चाहता है लेकिन उसकी फैमिली की जो कंडीशन है उस वजह से वो पढ़ नहीं पाता, क्योंकि फैमिली में कोई भी करने वाला नहीं है, सिर्फ वही कुछ करने, वही मेल है और वही कर सकता है, और भी सारे उसके छोटे छोटे भाई बहन हैं जिससे कि वही कमाता है तो अपनी फैमिली का पेट भर पाता है, तो उसको काम करना पड़ता है। ऑल्दो चाइल्ड लेबर इज अ क्राइम इन आवर कंट्री, हिज केस इज स्पेशल। हालांकि हमारी कंट्री में चाइल्ड लेबर यानी बच्चों से काम कराना क्राइम माना जाता है, लेकिन इसका केस स्पेशल है। क्यों स्पेशल? ही इज द ओनली मेल इन हिज फैमिली। पहली बात तो पूरे घर में ये एक मेल है, ठीक है, सो ही हैज टू अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर हिज फैमिली, इसीलिए उसको अपने 2 वक्त की रोटी के लिए उसको काम करना पड़ता है, अपनी फैमिली का पेट भरना पड़ता है, खुद का भी पेट भरना पड़ता है। ठीक है, और भी होंगे, मेल फीमेल का मतलब नहीं है, लेकिन छोटे छोटे उसके भाई बहन होंगे जो काम नहीं कर सकते और उसकी मम्मी हैं तो उनको घर का काम भी देखना है, छोटे बच्चों को भी देखना है, तो सिर्फ एक यही है जो काम कर सकता है बाहर जाके, इसलिए इसका केस स्पेशल है। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं या मतलब उसका केस दूसरा भी हो सकता है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्टोरी बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8। हर बच्चे का अधिकार होता है क्लास 8 तक पढ़ने का। देखिए ये गवर्नमेंट का एक रूल है, राइट टू एजुकेशन, RTE। इसमें क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं ना उसमें बच्चे क्लास 8 तक कोई भी उनको फीस नहीं देनी पड़ती। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उसमें आप फ्री जा सकते हो क्लास 8 तक। ठीक है, डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8? क्या आपको लगता है कि सारे बच्चे क्लास 8 तक पढ़ते होंगे या जाते होंगे? तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मुझे नहीं लगता सारे बच्चे जाते होंगे। जैसे आपने अभी ऊपर वाला केस देखा, सनी जो बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पाता। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, आई नो दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8। मुझे पता है कि हर बच्चे का अधिकार होता है क्लास 8 तक उन्हें फ्री एजुकेशन दी जाती है, बट ऑल चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8। लेकिन हर एक बच्चा पढ़ नहीं पाता क्लास 8 तक बिकॉज ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सनी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ चाइल्ड। जैसे मैंने अभी सनी का एग्जाम्पल दिया तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन अपने पेट की वजह से यानी अपनी फैमिली की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो नहीं पढ़ पाते, उन्हें कमाना पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं। डू यू नो व्हाट इज RTE एक्ट 2009? क्या आपको पता है कि RTE एक्ट क्या है? 2009 का RTE एक्ट क्या है? RTE का मतलब राइट टू एजुकेशन। दिस प्रोवाइड द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज 6 to 14 ईयर्स। तो RTE एक्ट क्या है? इसमें ये बताता है कि हर एक बच्चा जो 6 से 14 साल तक है उनको फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है इस एक्ट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, देखिए फ्री तो है ही, फ्री एजुकेशन तो है ही, लेकिन आपको कंपलसरी वर्ड भी याद रखना है। क्यों?
जैसे अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन उसके माता पिता उसको पढ़ने नहीं भेजते या फिर उनको नहीं जाने देते, तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। वो कंपलसरी है, आप कोई भी बच्चे को रोक नहीं सकते क्योंकि वो उनका अधिकार होता है। अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो 6 to 14 यानी वही 6 यानी फर्स्ट क्लास, तो फर्स्ट टू 8th क्लास, 8th क्लास तक हम 14 ईयर के हो जाते हैं, उस क्लास तक हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद आगे देखते हैं। स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल। धीरे धीरे मैंने और भी गांव में उनके माता पिता से मैंने बात करना शुरू कर दिया कि वो अपनी बच्चियों को, लड़कियों को स्कूल भेजा करें। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क। अब मेरे पेरेंट्स भी, मेरे माता पिता भी मुझसे एग्री करते थे और मेरे काम में वो मेरी हेल्प करते थे। माई मदर यूज टू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। मेरी माँ है जो घर का सारा काम करती थी जिससे कि मुझे पढ़ने के लिए और ज़्यादा समय मिल सके। उसके बाद ये सीक्रेट एक शेयर कर रही है। आई लर्न हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल। आई डिड नॉट टेल एनीवन। आई फेल डाउन एंड गॉट हर्ट मैनी टाइम्स बट आई वॉज हैप्पी। तो ये बताती है कि मुझे, मतलब एक सीक्रेट बता रही है जो उसने किसी को नहीं बताया। बताती है कि मैंने मोटरसाइकिल चलाना सीखा था और मैंने ये चीज़ किसी को भी नहीं बताई थी, और मैं बहुत बार गिरी, बहुत बार मुझे चोट भी आई, लेकिन मैं फिर भी खुश थी क्योंकि उसको जो करना था वो उसने सीख लिया था। मतलब उसको मोटरसाइकिल चलाना सीखना था तो वो सीख चुकी थी, इसलिए वो बहुत खुश भी थी। उसको चोट तो कई बार लगी लेकिन वो खुश थी। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग। अब हमने ये जाना कि मतलब एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, और एक्ट भी देखा हमने, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, जो हर एक बच्चे का अधिकार होता है पढ़ना, ये हमने जाना। अब हम ये जानेंगे कि अनीता ने बी कीपिंग कैसे करी, मधुमक्खियों को कैसे उसने रखा, वो हम जानेंगे। या बी कीपिंग कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे। देयर आर मैनी लीची ट्रीज इन आर एरिया। आप जैसे जानते हैं कि बिहार में लीची का पेड़ बहुत मिलेगा, तो वही बता रही है कि यहाँ हमारे एरिया में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स। और जो हनी बीज होती है ना, मधुमक्खियाँ होती हैं, वो लीची के फूल पे अट्रैक्ट करती हैं, उनकी तरफ आकर्षित होती हैं। मतलब जहाँ लीची का फूल होगा ना तो वहाँ मधुमक्खियाँ भी आपको ज़रूर नज़र आ जाएंगी। मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी। बहुत सारे लोग यहाँ बी कीपिंग करते हैं, यानी मधुमक्खियों को पालते हैं, रखते हैं, और क्या करते हैं, हनी को इकट्ठा करते हैं, यानी जो शहद होता है उसको इकट्ठा करते हैं। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस। मुझे लगा मुझे भी ये चीज़ करनी चाहिए। आई ज्वाइंट अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस। मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया। अनीता बताती है कि उसने एक कोर्स ज्वाइन किया जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, इसके बारे में सीखने के लिए, मतलब बी कीपिंग कैसे करते हैं वो जानने के लिए उसने कोर्स ज्वाइन किया। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स। मैं सिर्फ एक अकेली लड़की थी इस कोर्स में, बाकी सारे कौन थे, मेल थे, मैं फीमेल अकेली थी। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। तो ट्रेनिंग के टाइम मैंने ये जाना कि जो हनी बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ जो होती हैं, वो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक अंडे देती हैं। ले एग्स का मतलब क्या है, अंडे देना, तो वो अंडे देती हैं। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। और ये एकदम सही समय होता है बी कीपिंग करना, मतलब बी कीपिंग यानी मधुमक्खियों को पालने का ये बिल्कुल सही समय होता है। क्योंकि अगर आप 2 मधुमक्खियां लाएंगे या 4 मधुमक्खियां लाएंगे तो वो अंडे देंगी तो और भी मधुमक्खियां आ जाएंगी, इसलिए एकदम राइट टाइम होता है। तो वही इसने बताया। उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, हैव यू सीन एनी इंसेक्ट्स नियर फ्लावर, फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट। तो आपने कभी फूलों के पास कोई भी इंसेक्ट देखा है? तो बिल्कुल देखा होगा, तो उसके नाम लिखना है और बताना है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, यस आई हैव सीन इंसेक्ट्स नियर फ्लावर, मैंने फूलों के पास इंसेक्ट देखे हैं। दे आर बटरफ्लाई, आपने बटरफ्लाई देखी होगी यानी तितली देखी होगी, और हनी बी और मधुमक्खी देखी होगी, पक्का ये तो देखा ही होगा आपने। ठीक है, तो ये आंसर आप लिख देंगे। उसके बाद आपसे नेक्स्ट है, पूछा है वाई डू यू थिंक दे कम टू द फ्लावर्स, फाइंड आउट। आपको क्या लगता है कि वो फूलों के पास क्यों आती हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे हम, दे कम टू द फ्लावर्स टू कलेक्ट द नेक्टर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लावर्स। वो फूलों के पास इसीलिए आती हैं, क्यों आती हैं? नेक्टर को इकट्ठा करने के लिए। मतलब फूलों में ना एक मधु निकलता है, रस्सा निकलता है, उसको इकट्ठा करने के लिए, जो कि जो फ्लावर्स होते हैं उसमें फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो फूल होते हैं उसमें पाया जाता है, तो उस चीज़ को इकट्ठा करने के लिए ये लोग वहाँ जाते हैं फूलों के पास। ओके, थर्ड है, व्हेन हनी बीज फ्लाई देयर इज अ काइंड ऑफ साउंड,
कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस साउंड? जब हनी बी उड़ती है यानी जब मधुमक्खी उड़ती है तो एक प्रकार की आवाज आती है, तो क्या आप उस टाइप की आवाज निकाल सकते हैं? और किस टाइप की आवाज आती है, मतलब बज बज करते हो, ऐसे करके आवाज आती है ना, तो उसको बजिंग साउंड बोलते हैं। तो आप लिखेंगे यस दे प्रोड्यूस बजिंग साउंड व्हेन फ्लाइंग एंड वी कैन ट्राई टू कॉपी दैट साउंड। हम उसको ट्राई भी कर सकते हैं, जैसे bzz ऐसे करके ट्राई भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है What do people in your area put on the part of the body where the bee has stung? आपके एरिया में लोग जब मधुमक्खी डंक मार देती है या काट लेती है तो क्या चीज लगाते हैं, वो आपको बताना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है पीपल इन माई एरिया यूजुअली पुट लाइम, लाइम लगाते हैं, अनियन अप्लाई करते हैं यानी विनेगर, ठीक है, या फिर आइस। जहां भी मधुमक्खी ने काटा होता है ये चीज भी लगाते हैं, और हमारे यहाँ ना लोहा भी लगाते हैं, मतलब लोहे को रब करके घिस के उसके बाद उसको जहां भी काटा होता है मधुमक्खी ने वहां लगा देते हैं। तो आपके यहाँ जो भी करते हो ना आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो पीपल इन माई एरिया यूजुअली पुट लाइम, अप्लाई अनियन, विनेगर और आइस ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द बी हैज स्टंग। ओके, अब आगे देखते हैं बिकमिंग अ बी कीपर। अब ये देखते हैं कि अनीता बी कीपर कैसे बनी। चलिए, आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स। मैंने अपना बी कीपिंग कोर्स कंप्लीट कर लिया था, मतलब मधुमक्खियों को कैसे पालते हैं, कैसे रखते हैं, ये मैंने सब कुछ सीख लिया था। बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क। लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं मतलब अपनी खुद की बीज खरीदूं और काम शुरू करूं। आई कंटिन्यू टू टीच विथ टाइम कुड कलेक्ट 5000। तो मैंने पढ़ाना जारी रखा और उससे मैंने कितने पैसे कमाए, 5000 रुपए। टाइम के साथ मैंने 5000 रुपए इकट्ठे कर लिए। विद दिस मनी आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज। इससे मैंने 2 बॉक्सेस रखे जिसमें मैं मधुमक्खियों को रखूंगी। ईच बॉक्स कॉस्ट 2000। हर एक बॉक्स की प्राइस क्या थी, 2000, यानी कितने पैसे का वो आया था, कितने रुपए का, 2000 रुपए का। विद द रिमेनिंग मनी आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज एंड मेडिसिन टू क्लीन द बी हाइव्स। ठीक है, तो 2000 का हर एक बॉक्स, मतलब एक बॉक्स 2000 का आता है, तो उसने ऐसे 5000 रुपए उसको मिले, उसने ऐसे 2 बॉक्स खरीदे। ठीक है, तो बॉक्स में कितने चले गए उसके, 4000 रुपए चले गए, बचा 1000 रुपए। तो 1000 के साथ उसने क्या किया, उसने शुगर खरीदी, चीनी खरीदी सिरप बनाने के लिए। हनी बीज यानी मधुमक्खियों को का सिरप बनता है, उसको बनाने के लिए उसने चीनी खरीदी और बाकी की कुछ दवाइयाँ खरीदी, जिससे कि जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना, उसको साफ करने के लिए कुछ दवाइयाँ आती हैं, उसको खरीदा। बी हाइव्स का मतलब क्या होता है, छत्ता। ठीक है, उनका घर जो होता है। ओके, ये देखिए आप, ये जो पकड़े ये अनीता है, ये छत्ता सा पकड़े, और ये जो रखे हैं ना ये बॉक्स है, ये आपको दिख रहे होंगे, ये बॉक्सेस हैं। ओके, डेट वॉज इन सेप्टेम्बर। तब क्या था, सेप्टेम्बर था। बाय दिसंबर आई हैड सो मैनी बीज। और दिसंबर में मेरे पास बहुत सारी मधुमक्खियां आ गई थी। डेट आई हैड टू बाय 2 मोर बॉक्सेस। इतनी मधुमक्खियां हो गई थी कि मुझे 2 बॉक्स और खरीदने पड़े। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग। मैनी टाइम्स द बीज वुड स्टिंग मी एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट स्वॉलन। तो मैं अभी भी बी कीपिंग करना सीख ही रही हूँ, मतलब वो कर रही थी लेकिन साथ साथ में वो सीख भी रही थी। क्यों सीख रही थी, और बहुत बार ऐसा भी था कि मधुमक्खियाँ उसको काट लेती थी, तो कभी उसका हाथ में, तो कभी कभी उसके फेस पे यानी चेहरे पे वो उनका सूज जाता था। स्वॉलन का मतलब क्या है, सूजना, तो सूज जाता था। इट वुड पेन अ लॉट। अगर आपको मधुमक्खी ने कभी काटा हो या किसी को भी काटा हो आपके आसपास, तो पता होगा कि उसमें बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है। तो वही बता रही है कि जब मुझे हाथ में या फिर मेरे फेस पे कभी काट लेती थी मधुमक्खी, तो मुझे बहुत दर्द होता था। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी। लेकिन मैं कैसे किसी को कंप्लेन कर सकती थी। आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क। क्योंकि मैंने ये खुद नहीं, ये डिसाइड किया था, ये सोचा था कि मुझे ये काम करना है। तो मैं ये चीज़ किसी को शिकायत भी नहीं कर सकती कि मधुमक्खी ने मुझे काट लिया, है ना। अगर किसी और ने मुझे ये काम बताया होता तो शिकायत कर सकते थे। ओके, उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, वो देखते हैं। कि फर्स्ट क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर कोई भी पार्ट में आपको मधुमक्खी काट लेती है तो आप क्या चीज़ लगाते हो, आपके एरिया में क्या चीज़ लगाते हैं, ये हम पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हनी बी इन योर नोटबुक। यानी अपनी कॉपी में हनी बी की पिक्चर बनानी है, मधुमक्खी की पिक्चर बनानी है और उसको कलर करना है और कोई भी नाम दे देना है। उस बी नाम भी दे सकते हो आप, है ना, जो भी आपको ईजी लगे वो आपको नाम देना है।
ओके। उसके बाद ये है द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर इन फेब्रवरी। देखो लीची का जो पेड़ है उसमें फूल कब आते हैं? फेब्रवरी में। आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चर्ड्स। तो लीची का जो गार्डन होता था ना, तो मैंने उसके नीचे अपने चारों बक्से रख दिए, मतलब जो बॉक्स थे ना वो रख दिए। ठीक है, जैसे आपने इस पिक में देखा होगा ऊपर, ये जो है ना, ये देखिए, ये पिक में देखिए, ये रखा हुआ है ना, ये पेड़ों के पास ये लीची का गार्डन है, लीची के पेड़ का गार्डन, और ये बॉक्सेस रखे हुए हैं। तो वही बता रही है कि मैंने चारों पेड़ लीची का जो गार्डन था लीची के पेड़ के पास, वहाँ उसके नीचे रख दिया, क्योंकि लीची के फूल जो उगते हैं तभी तो मधुमक्खियाँ अट्रैक्ट होंगी, उसके पास जाएंगी तो नेक्टर इकट्ठा करेंगी, तभी तो शहद बनेगा, है ना। तो वही उसने बताया। आगे पढ़ते हैं हम। आई गॉट 12 किलोग्राम्स ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स। और मुझे हर एक बॉक्स से कितना हनी मिला, कितना शहद मिला? 12 किलो। 12 किलो मुझे शहद मिला हर एक बॉक्स से। आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट। और मैंने ये शहद बाजार में बेच दिया, मार्केट में बेच दिया। दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज। ये मधुमक्खियों से मेरी पहली कमाई थी, पहली अर्निंग थी। नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस। अब मेरे पास कितने बॉक्सेस हैं? 20 बॉक्स हैं उसके पास। सोचो उसने कितनी कमाई की होगी, क्योंकि एक बॉक्स जो कितने का आता था? 2000 का, और उसके पास अब 20 डब्बे थे, 20 बॉक्स थे। उसके बाद देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीतास 20 बॉक्सेस। तो बताइए। देखिए इसका आंसर आप ऐसे इजीली निकाल सकते हैं कि एक बॉक्स की जो कीमत है वो 2000 थी, तो 20 बॉक्सों की कितनी होगी? 20 इंटू 2000 कर देंगे तो 40,000। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 40,000 रुपीज़। इतने रुपए के उसके बॉक्स आए होंगे। ठीक है। एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज इज इन द टाउन। हर रोज मैं साइकिल से अपने कॉलेज जाती थी, और मेरा जो कॉलेज है वो कहाँ था? टाउन में था, शहर में था। ये गांव में रहती थी, कॉलेज शहर में था। 5 किलोमीटर्स अवे, यानी 5 किलोमीटर दूर, उसके गांव से 5 किलोमीटर दूर था उसका कॉलेज, और वो साइकिल चला के अपने कॉलेज जाया करती थी। When I go to college, my mother prepared the syrup for the bees। जब मैं कॉलेज जाती थी तो मेरी माँ जो है वो सिरप बनाती थी बीज के लिए, जो मधुमक्खियों के लिए सिरप बनता है, चीनी का सिरप बनता है, वो बनाया करती थी। My father looks after the bees and take the honey out of the boxes। और मेरे जो पापा हैं वो हनी बीज की देखभाल करते थे, लुक आफ्टर करते थे उसकी, और उसमें जो भी शहद होता था वो निकाल लिया करते थे बॉक्स में से। नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता। अब आप लोगों ने, सभी ने ये कहानी सुन ली और अनीता के बारे में बहुत कुछ जान लिया, है ना। अनीता इज नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय। अनीता को हर कोई जानता था, आसपास के जितने भी गांव थे ना, सभी लोग अनीता को बहुत अच्छे से जानते थे। सी गोज टू ऑल द विलेज मीटिंग्स एंड टॉक्स अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर एवरीवन टू स्टडी। वो आसपास के गांव की मीटिंग्स होती थी और ये बात करने के लिए जाती थी कि पढ़ाई जो है हर किसी के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितनी ज़रूरी है। समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ हर। और कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, मजाक बनाते हैं, तो कभी कभी थे कुछ लोग जो उसका मजाक बनाते थे। बट अनीता नोज व्हाट शी वांट्स टू डू। लेकिन अनीता को सब पता था कि उसको क्या करना है। हमेशा से वो बहुत ही क्लियर रही है कि उसको क्या करना है। शी डज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स टू। और वो एग्जैक्टली वही करती थी जो वो करना चाहती थी। लोग मजाक उड़ाते थे तो उसको कोई मतलब नहीं रहता था, मजाक उड़ा रहे हैं तो उड़ाने दो, है ना। वो वही करती थी जो उसको करना चाहती थी वो। अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ होलसेलर सो डेट शी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी। अनीता क्या होलसेलर बनना चाहती थी। होलसेलर आप जानते होंगे ना, जिससे आप इकट्ठा सामान लेते हैं। जैसे हम अभी ले लेते हैं ना, जैसे दुकान पे गए 1 किलो चीनी ले ली, ऐसे नहीं ले सकते। होलसेलर से हमें ज़्यादा सामान लेना पड़ता है, जैसे पूरा बोरी लेनी पड़ती हो चीनी की, इस टाइप से ज़्यादा सामान लेना पड़ता है, थोड़ा मोड़ा नहीं ले सकते। तो वो होलसेलर बनना चाहती थी, जिससे कि वो और गाँव वालों को हेल्प कर सके, मदद कर सके, जिस वजह से वो शहद जो है वो सही कीमत पे सभी गांव वालों को दे सके। ठीक है, जिससे उनका भी काम चल जाए, राइट प्राइस में मिल जाए उनको हनी, है ना, शहद। ओके, उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं वो देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है, अनीता एंड अदर्स इन हर विलेज गेट ₹35 फॉर 1 किलोग्राम ऑफ हनी। अनीता और गांव के जो भी लोग हैं वो 35 रुपये यानी 35 रुपये में 1 किलो हनी ले लेते हैं, शहद ले लेते हैं। हाउ मच डज 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट इन योर टाउन। आपके शहर में 1 kg हनी कितने का मिलेगा बताओ। 1 किलो शहद
सिर्फ 35 रुपए में मिल रहा है, वो भी शुद्ध शहद। और हमारे टाउन में तो वो शुद्ध भी नहीं रहता, तो भी कितना महंगा मिलता है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट ₹331 इन माई टाउन, मतलब 331 का मेरे शहर में मिलता है। आपके शहर में जितने का भी मिलता है आप वो प्राइस यहाँ लिख देना। देखो ये तो शुद्ध भी नहीं रहता इतना, मतलब एकदम शुद्ध नहीं रहता, ठीक है, कुछ ना कुछ तो इसमें मिलाते हैं। उसके बावजूद ये कितना महंगा है और उनको सिर्फ 35 रुपए में मिल रहा है, जो बिल्कुल प्योर है, प्योर हनी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी डेट यू हैव सीन। आपने अलग अलग कलर्स के हनी देखे होंगे, शहद देखे होंगे, तो किस किस कलर के देखे हैं आपको वो लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है गोल्डन, लाइट गोल्डन, ब्राउन आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी डेट आई हैव सीन। तो मैंने देखा है गोल्डन भी देखा है, लाइट गोल्डन भी देखा है, ब्राउन कलर में भी देखा है, बहुत डार्क कलर जो होता है उसमें भी देखा है। तो यही कुछ कलर्स होते हैं हनी के, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इज हनी यूज्ड इन योर हाउस, व्हाट इज इट यूज्ड फॉर। क्या आपके यहाँ शहद यूज़ किया जाता है, आपके घरों में किया जाता है, तो किस चीज़ में किया जाता है वो आपको बताना है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है यस हनी इज़ यूज्ड माई हाउस, मेरे घर में हनी यूज़ होता है। वी ईट हनी विथ ब्रेड, यानी हम ब्रेड के साथ हनी खाते हैं, और कभी कभी मैं ग्रीन टी में भी डाल लेती हूँ हनी। तो आप जो भी यूज़ करते हो जिस प्रकार से, जैसे बहुत सारे लोग ना पानी में मिला के सुबह सुबह गुनगुने पानी में भी शहद मिला के पीते हैं, तो आप जो भी करते हैं ना तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ सिर्फ एक बता दिया है आपको। ओके, आगे देखते हैं। एवरी बी हाइव हैज़ 1 क्वीन बी डेट ले एग्स। हर एक छत्ते में एक क्वीन बी होती है, ठीक है, जो कि अंडे देती है, ठीक है। एक रानी बी होती है, यानी रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है हर एक छत्ते में। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव। तो छत्ते में ना सिर्फ कुछ मेल्स ही होते हैं, ज़्यादा मेल्स नहीं होते, फीमेल्स ज़्यादा होती हैं। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। तो हाइव में, छत्ते में ज़्यादातर बीज कौन सी होती हैं, वर्कर बीज होती हैं, मतलब जो काम में लगी रहती हैं हर वक्त, वो वर्कर बीज होती हैं। दीज बीज वर्क ऑल डे। ये जो बीज होती हैं वो सारा दिन काम करती हैं। दे मेक द हाइव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज। वो छत्ता बनाती हैं और जो बेबी बीज होते हैं, यानी जो मधुमक्खियों के बच्चे होते हैं, उनका भी ध्यान रखती हैं। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर। वो फूलों के चारों तरफ ऐसे मतलब उड़ती रहती हैं, घूमती रहती हैं नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स फॉर हनी। और वो फूलों से नेक्टर भी निकालती हैं हनी के लिए। When one bee finds flower with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. जब किसी भी एक मधुमक्खी को नेक्टर पता चल जाता है कि इस फूल में नेक्टर है, तो वो एक खास तरीके का डांस करती है, जिससे कि दूसरी जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनको पता चल जाता है कि इस फूल में नेक्टर है, तो वो सारे वहाँ आ जाते हैं। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। एक छत्ते के लिए वर्कर बीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सारा काम वही करती हैं। देखो, छत्ता भी वही बनाती हैं, बच्चों का ध्यान भी वही रखती हैं, फूलों से नेक्टर भी वही लाती हैं, तो कितना सारा काम हो गया, सारा कुछ वही करती हैं। विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नाइदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। बिना वर्कर बीज के, मतलब जो बीज काम करती हैं, जो मधुमक्खियाँ काम करती हैं, उनके बगैर ना तो कोई छत्ता बन सकता है और ना ही कोई नेक्टर कलेक्शन हो सकता है, ना ही नेक्टर इकट्ठा हो सकता है। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री। और सारी जो मधुमक्खियाँ हैं वो भूखी ही मर जाएंगी, मतलब क्योंकि वो काम ही नहीं करेगा कोई, तो वही नेक्टर इकट्ठा करती हैं, वही सारा कुछ करती हैं, तो सभी भूखी रह जाएंगी। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर्स। जो मेल बीज होते हैं ना, उनका कोई भी खास रोल है नहीं, ठीक है, एज ए वर्कर, मतलब वो कम काम करते हैं। जो फीमेल है ना, वो ज़्यादा काम करती हैं। ओके, उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन है। विच आर सम अदर इंसेक्ट्स दैट लिव टुगेदर इन अ ग्रुप लाइक हनी बीज। ऐसे कौन से दूसरे इंसेक्ट्स जो हैं, वो हैं कीड़े जो हैं वो साथ में रहते हैं ग्रुप में, जैसे कि हनी बीज रहती हैं, वो आपको बताना है। तो देखिए कौन कौन से इंसेक्ट साथ में रहते हैं हनी बीज के अलावा। अदर इंसेक्ट्स दैट लिव टुगेदर लाइक हनी बीज, आंट्स, जो चींटियाँ होती हैं वो रहती हैं, वस्प और टर्माइट्स, ठीक है। तो आंट्स तो चींटियाँ होगी, वेस्प क्या होते हैं, वो ततैया जो होती है ना, उसको हिंदी में ततैया बोलते हैं, वो वेस्प होते हैं। और टर्माइट्स यानी दीमक। ये सारे लोग ग्रुप में रहते हैं, साथ में रहते हैं, ठीक है। आंट्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज। जो चींटियाँ हैं वो साथ में रहती हैं और साथ में काम करती हैं, जैसे कि हनी बीज करती हैं। द क्वीन आंट लेज द एग्स, द सोल्जर आंट्स लुक आफ्टर एंड गार्ड द आंट्स नेस्ट,
वर्कर आंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द नेस्ट. टर्माइट्स एंड वेस्प ऑल्सो लिव लाइक दिस. तो देखो चींटियाँ जो होती हैं उसमें एक रानी, जो मैंने बताया आपको, जो रानी चींटी होती है, क्वीन आंट जो होती है, वो अंडे देती है, ठीक है. और जो सोल्जर आंट होता है वो क्या करता है, देख रेख करता है, जो भी चींटियाँ होती हैं उनकी देख रेख करता है और उनके घर की पहरेदारी करता है, ठीक है. वर्कर आंट्स जो होती हैं वो हमेशा बिजी रहती हैं ये ढूंढने में कि कहाँ खाना है और उसको उस खाने को घर तक कैसे लाना है. ये सारा वर्कर आंट्स का काम होता है. तो वो खाना खोजती रहती हैं, जहाँ भी खाना होता है उस खाने को घर तक लेके आती हैं. ऐसे ही टर्माइट्स और वेस्प भी ऐसे ही रहते हैं जैसे चींटियाँ रहती हैं और हनी बीज रहती हैं, ठीक है. ओके, उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं वो देख लेते हैं. हैव यू सीन वेयर आंट्स लिव. आपको पता है चींटियाँ कहाँ रहती हैं? तो बिल्कुल पता है. यस, आंट्स लिव इन आंट हिल्स मेड ऑफ अर्थ. मतलब मिट्टी में आपने देखे होंगे छोटे छोटे से छेद रहते हैं, वही उनका घर होता है. आंट हिल्स बोलते हैं उसको. तो वही चींटियों का घर होता है, वहीं वो रहती हैं. What kind of eatable attract ants? List them. तो किस टाइप का खाना जो होता है वो चींटियों को अट्रैक्ट करता है? मतलब अगर वो कहीं डला हुआ तो उसमें चींटियाँ तुरंत आ जाती हैं उस जगह. ऐसा किस टाइप का खाना होता है? तो आप लिख सकते हैं आंट्स आर अट्रैक्टेड टू शुगर. अगर कहीं चीनी डाल दोगे ना तो बहुत जल्दी चींटी आएगी, ठीक है. सुगरी आइटम्स जितने भी होते हैं उनमें चींटियाँ लग जाती हैं बहुत जल्दी. ग्रेन्स, कोई भी अनाज डालो. डेड इंसेक्ट, कोई भी मरे हुए कीड़े जो होते हैं ना, उनको वो कहीं भी होंगे तो वहाँ चींटियाँ जरूर होंगी. आप देखिए, कभी भी नोटिस कीजिएगा, ऐसा ज़रूर होता है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट अ लाइन ऑफ आंट्स, व्हाट इज इट्स कलर. अब अगर आपको आसपास आपके कहीं चींटियों की लाइन जा रही हो ना, तो आप देखिए किस टाइप की कलर की वो चींटियाँ हैं, तो वो आपको बताना है. तो आपने देखी होंगी, दे आर ब्लैक एंड रेड कलर. ज़्यादातर ब्लैक देखी होंगी, रेड कलर में देखी होंगी. इस टाइप की चींटियाँ आपने देखी होंगी. Have you been bitten by an ant? What was the ant like? Black or red, big or small? तो क्या कभी चींटियों ने आपको काटा है? और अगर काटा है तो कौन सी चींटी ने काटा है, काले रंग की या लाल रंग की? तो यस, काटा है. आई थिंक सभी को ही काटा होगा कहीं ना कहीं. तो इसका आंसर हो जाएगा यस, आई हैव बीन बिटन बाय एंट, इट वॉज बिग रेड एंट. तो मुझे काटा है चींटी ने. और कौन सी चींटी ने काटा है? लाल रंग की चींटी ने. जिसको काट लेना तो बहुत सूज जाता है, इस टाइप का काटती हैं लाल चींटियाँ. ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डू आंट्स एवर कम नियर यू व्हेन. क्या चींटियाँ आपके पास कभी भी आई हैं? तो बिल्कुल आई हैं. यस, दे डू कम नियर मी व्हेन शुगर, स्वीट्स और अदर ईटेबल्स आर लाइंग अराउंड मी. मतलब जैसे हम कुछ चीज़ खा रहे हैं और उसका कुछ चीज़ गिर गया नीचे, तो चींटियाँ ज़रूर आ जाती हैं, ठीक है. और ख़ासकर अगर वो कोई मीठी चीज़ हो, स्वीट हो, शुगरी आइटम्स हो, ठीक है. ओके, Look carefully at some big and small ants. How many legs does an ant have? तो आपको ध्यान से देखना है, छोटी बड़ी चींटियों को देखना है और आपको ये ध्यान से देखना है कि उनके कितने पैर हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा, चाहे छोटी हो या बड़ी, दोनों को ही 6 पैर होते हैं. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिग आंट 6 लेग्स, स्मॉल आंट 6 लेग्स. वही ऊपर भी 6 लेग्स ही हैं. हिंदी में 6 बोल दिया. ओके, आगे देखते हैं. देखिए इसके बाद ये है ड्रॉ एन आंट इन योर नोटबुक एंड कलर इट. देखो आंट की पिक्चर बनाना है. ये देखो, ये है ना पिक्चर, इस टाइप की आपको अपनी कॉपी में पिक्चर बनानी है और उसको कलर देना है, ठीक है. ओके, उसके बाद वाइल ईटिंग पीनट्स यू प्रोबेबली थ्रो अवे द सेल्स. जब आप पीनट्स खाते हो, मूंगफली खाते हो, तो उसकी जो ऊपरी सेल होती है वो आप फेंक देते होगे ज़्यादातर. वाई डोंट यू ट्राई टू मेक सम इंसेक्ट बाय यूजिंग द सेल्स, डू नॉट फॉरगेट टू कलर देम. तो उन सेल से ना आप कोई भी इंसेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए, चींटी बनाने की कोशिश कीजिए और उसको कलर कीजिए, या फिर मधुमक्खी बनाने की कोशिश कीजिए, जो भी आपको इजी लगे, ठीक है. ओके, सो ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है. आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो. अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.